हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2020 का आप आंसर की बताइए। हमको अच्छे से कोई सही आंसर की नहीं बता रहा है, कोई लोग गलत बता रहे हैं, कोई उल्टा पुल्टा बता रहे हैं आंसर की। लेकिन दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में गारंटी के साथ बताते हैं कि हम आपको जो आंसर की बताएंगे वो 100 में से 99% सही होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप हमारे अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 100 तक पूरे 100 क्वेश्चन के आपको सही उत्तर बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर जो पेपर है, पेपर का कोड ए है। अगर आप पे आपके पास पेपर कोड बी है या फिर पेपर कोड सी है या फिर पेपर कोड डी है, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको अपने पेपर का कोड नहीं पता है तो आप सबसे पहले अपने पेपर का पहला सबसे ऊपर वाला जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर यहाँ पे लिखा है। जैसे हमारे पास देखिए जो पेपर है या ग्रुप ए का है, यानी पेपर ए का है, यानी पेपर का कोड इसका ए है। अगर आप पे यहाँ बी लिखा है तो आपका पेपर कोड बी है। अगर आपका पे सी लिखा है तो पेपर कोड सी है, यानी आप पे जो भी लिखा है वो आपका पेपर कोड है। दोस्तों, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। पेपर कोड से मतलब नहीं है, जो पेपर हैं सभी पेपर के में एक ही प्रश्न है। बस अंतर क्या है कि हो सकता है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 पे है उसमें आप में 15 पे होगा, यानी क्वेश्चन की अरेंजमेंट जो है बस वो उसका अंतर रहेगा। क्योंकि पॉलिटेक्निक जेईई कब जो है वह चाहता है कि नकल ना हो पाए, तो नकल को रोकने के लिए ही वो क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है इस तरीके से करता है कि सभी बच्चों के जो प्रश्न हैं, प्रश्न के नंबर हैं वो मैच नहीं खाते। जैसे कि मान लीजिए जो प्रश्न हमारे 5वें नंबर पर, अगर वो प्रश्न आप में भी 5वें नंबर पर रहेगा तो बच्चे नकल कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हमारे में 5वें पर रहेगा वो अगले सामने वाले बगल वाले में 20वें पर रहेगा, 25वें पर रहेगा, जिससे क्या होगा कि नकल को थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम आपको यहाँ पे आपने पेपर को लेकर बैठ जाइए। हमें आपने स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को आप जो है अपने पेपर में खोज लीजिए और खोज के जो भी हम यहाँ पे आंसर बताएंगे वो आप अपने आंसर पर टिक कर लीजिएगा। दोस्तों, दुख की बात यह है कि हम इस वीडियो में आपका जो पेपर है इसका सॉल्यूशन ही कराएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर सॉल्यूशन कराने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लंबी न बनाते हुए पहले आपको आपका आंसर बताएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने सभी प्रश्नों को जो है बहुत ही मेहनत से सॉल्व किया है और अपने दम पे सॉल्व किया है। दोस्तों, तो पूरे प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आपके जो आंसर बताने जा रहे हैं आप इस आंसर को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपके साथ साथ वे भी अपने प्रश्नों के सही उत्तर जान सकेंगे और अपना आंतरिक मूल्यांकन कर सकेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी हम किसी दिन आपको करवा देंगे। और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जो चाहें उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आपको हम सॉल्यूशन का भी PDF उसमें भेज देंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो दोस्तों देखिए, ऊपर हमने पहले भाग 1 को सॉल्व करेंगे। भाग 1 में हमारा भौतिक विज्ञान होता है, यानी फिजिक्स होता है। तो फिजिक्स का हमारे स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन हुआ है, एक 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किलोग्राम के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि पिंड के द्वारा हमारी प्राप्त जो गतिज ऊर्जा वह कितनी होगी। दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो हमारा है 8 जूल। क्या आंसर है हमारा? आंसर है हमारा 8 जूल। तो आप अपने पेपर पे 8 जूल पर टिक कर लीजिए। बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने ये किया है तो बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए। लेकिन दोस्तों, अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन चलिए मिलाते हैं। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन हुआ है, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा। यानी कोई सरल लोलक है दोस्तों, उसका जो हमारा द्रव्यमान है, यानी उसकी जो मास है उसको दो गुना कर दिया जाए तो उसका जो आवर्तकाल दोस्तों वो क्या हमारा समान बना रहेगा। यानी आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका जो आवर्तकाल है हमारा समान ही बना रहेगा। तो इसका आंसर हमारा होगा आंसर नंबर बी। और दोस्तों देखिए, अगला जो प्रश्न है, दोस्तों हमारे पेपर में जो प्रश्न 3 है वह यह है कि 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 0.01 किलोग्राम की गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर प्रति सेकेंड हो तो बंदूक किस गति से झटका लेगी। जी हाँ दोस्तों, झटकने की स्पीड उसकी क्या होगी। तो दोस्तों, इसके जो आंसर है वह है हमारा -0.25 मीटर पर सेकेंड, यानी -0.25 मीटर से प्रति सेकेंड की गति से आपको झटका देगी। दोस्तों, हमने जो आप सॉल्व किया है पूरे सही तरीके से सॉल्व किया है। दोस्तों, अगर आप हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन गलत लग रहा हो, आंसर गलत लग रहा हो और आपको इसका आंसर सही हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। हम अपने जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं हम उनको सही बता देंगे। और दोस्तों देखिए, जो चौथा प्रश्न है वह यह है कि एक ही पदार्थ के 2 गोले जिनकी त्रिज्याएं R और 2R हैं एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा। तो दोस्तों, उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल का मान जो है वह R⁻² के समानुपाती होता है, यानी R⁻²। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आप आंसर नंबर डी, यानी चौथा का हमारा डी हो जाएगा R⁻²। तो आप भी अपने पेपर में इस प्रश्न को अगर नहीं खोज पा रहे हैं तो जल्दी वीडियो को रोक लीजिए, रोक के खोज लीजिए और खोजने के बाद जो है आप उसके इस प्रश्न के जो R⁻² है देख लीजिए किस नंबर
पे है, विकल्प ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, जिसमें भी हो आप उसमें देख के अब इसको टिक कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आपको मूल्यांकन करने में आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 5। इसमें बताया जा रहा है कि प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्राम है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करता है। माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य होगी। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, हमको प्रकाश की आवृत्ति पूछी जा रही है और तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है। दोस्तों इसमें जो है प्रकाश जो आवृत्ति होगी वो होगा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड इसका जो हमारा तरंग दैर्घ्य होगा वो 4000 एंगस्ट्राम का तरंग दैर्घ्य होगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज और 4000 एंगस्ट्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी पाँचवा हमारा जो होगा डी हो जाएगा। तो अगर आपके पास पेपर कोड ए है तो आप में जो मेरे में जो क्वेश्चन है वो आप में भी सेम टू सेम होंगे, लेकिन अगर आपका पेपर कोड अलग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप प्रश्नों को खोज लीजिए, खोज के आप अपना टिक करते जाइए। और दोस्तों देखिए जो प्रश्न नंबर 6 है वह यह है कि एक गुब्बारे में हीलियम, दोस्तों यहाँ प्रश्न छूट गया है, एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब पर 500 मीटर क्यूब भरी है। ये हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेल्सियस और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा। दोस्तों हमसे यहाँ पूछ रहा है कि हीलियम गैस का आयतन जो है वह -3 डिग्री सेल्सियस और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर कितना होगा। हमसे हीलियम गैस का आयतन पूछा जा रहा है। दोस्तों तो आयतन जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा 900 मीटर क्यूब, यानी हमारा उसका आयतन जो है 900 मीटर क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने अगर ये सब जो हम आपको बता रहे हैं अगर आपने यही टिक करके आया है तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपको 100% श्योर मिलेगा। आपके अगर 100 में से अगर 40 क्वेश्चन भी सही होते हैं या फिर 50 क्वेश्चन, अगर आप SC OBC से हैं तो आपके अगर 50 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस है। अगर आप जनरल से हैं तो फिर भी आप अगर 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में किए हैं तो आपको भी मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न नंबर 7 है। यह इसमें प्रश्न नंबर 7 हमारा है, एक हवाई जहाज़ जो है 40 मीटर उत्तर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम जाता है, उसके बाद 1200 मीटर जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है। इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन होगा। दोस्तों इसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछ रहा है। दोस्तों हमको बहुत ही दुख है कि हम आपको सॉल्व नहीं करा रहे हैं, बस आपको आंसर बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले आंसर को मिला लीजिएगा, बाद में कभी हम इसका सॉल्यूशन आपको करा देंगे। दोस्तों इसका जो उत्तर हमारा वो हो जाएगा 1300 मीटर, यानी उसका विस्थापन कितना होगा, उसका विस्थापन जो है दोस्तों 1300 मीटर का होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 का हमारा हो जाएगा बी। और दोस्तों देखिए जो 8वां प्रश्न वो यह है कि दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5 डायप्टर और 1.5 डायप्टर है को एक साथ संयोजित किया जाता है तो नए लेंस की फोकस दूरी होगी। हमसे फोकस दूरी का मान पूछ रहा है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा जो क्षमता होता है फोकस दूरी का वो उसका फार्मूला क्या होता है 100/d, यानी अगर डायप्टर में दिया हो तो यह इक्वल टू होता है 100/d। दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करने पर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी 8वां का सी हो जाएगा। और दोस्तों देखिए जो 9वां प्रश्न वो यह है कि एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, ऊर्जा खपत की दर लगभग होगी, यानी कि कितनी एनर्जी जो है जो हमारा खपत करेगा, कितना एनर्जी लेगा उसका हमको मान पूछ रहा है। तो दोस्तों जो ऊर्जा है ये हमारा 54 जूल प्रति सेकेंड की ऊर्जा लेगी, यानी इसको सॉल्व करेंगे आप फार्मूले से तो आपका 54 जूल प्रति सेकेंड आ जाएगा। और दोस्तों यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगें नोट करता है। यदि तरंग की दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग होगा, यानी कि वो प्रति मिनट हमारा 54 तरंगों को नोट करता है और तरंग दैर्घ्य हमारा 10 मीटर है, तो तरंग का वेग कितना होगा। दोस्तों देखिए जो तरंग का वेग हमारा है वो हमारा हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ दोस्तों सॉल्व करने पे हमारा 9 मीटर प्रति सेकेंड आया है, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा हो जाएगा 10 का ए, 9 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमारा हो जाएगा, चित्र में दिखाए गए परिपथ के सिरे ए तथा बी के मध्य कुल प्रतिरोध, यानी कुल टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू से पूछ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ए और बी के बीच दोनों का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हो कितना आएगा। दोस्तों इसको पहले इसको हम लोग जो है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में सॉल्व करने पर समांतर क्रम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आया है इसका वो आंसर हमारा है 2 ओम, यानी ए और बी के बीच जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है कुल प्रतिरोध है हमारा 2 ओम हो जाएगा, यानी 11 का ए। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कोई आंसर जो बताने
कहीं गलत है। हमने सॉल्व किया है, पूरी कोशिश अपना 100% देके बहुत ही मेहनत से सॉल्व किया है सभी आंसर को। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ क्वेश्चन गलत आंसर है तो आप कमेंट बताइएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हमने सॉल्व किया है पूरी क्वेश्चन सही हैं। और दोस्तों देखिए जो 12 नंबर है वो उसका क्वेश्चन है, वह 4 किलोग्राम का द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किलोग्राम का द्रव्यमान एक समान गति ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेग का अनुपात होगा। यानी उनके रेखीय संवेग अनुपात कितना होगा, तो इसका जो आंसर है हमारा है 2:1, 2:1 2:1, यानी उनका जो संवेग का अनुपात होगा 2:1। और दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है वह यह है कि एक कार विरामावस्था से नियत दर पर ए से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है, इसके बाद कार नियत दर बीटा से मंजित की जाती है और कार विरामावस्था में आ जाती है। यदि कुल समय टी लगा हो तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग होगा। यानी हमसे पूछ रहा है कि कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग कितना होगा, हमसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। दोस्तों इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हो जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा आउट ऑफ टी। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगर आप में यह क्वेश्चन नंबर 13 पर नहीं है, अलग नंबर पे है, तो आप उसको खोज के अपना अल्फ़ा इंटू बीटा अपन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी पर टिक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको जो आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप से इन क्वेश्चनों से अपना मूल्यांकन जो है आसानी से कर पाएंगे। और दोस्तों देखिए जो प्रश्न नंबर 14 है वो हमारा यह है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमानों दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, तो दोस्तों देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो हमारा 50% अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक लेजर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है जो 30 सेकेंड में वापस आता है। यदि प्रकाश की चाल सी है तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी। दोस्तों यहाँ प्रेक्षक जो चंद्रमा की दूरी है वो हमारी हो जाएगी CT/2, यानी 15 क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर जो है वो बी होगा, बी ऑप्शन CT/2। दोस्तों देखिए जो अगला प्रश्न है वो हमारा है, 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट कई पावर उत्सर्जित होती है, यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर होगी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी 125 वाट, यानी 125 वाट की जो पावर है उत्सर्जित होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने आपको आंसर बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 25 तक बताएंगे तो आपका जो फिजिक्स का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n वहाँ बनाता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे वस्तु की जो दर्पण दूरी है वह हो जाएगी n+1 आउट ऑफ f। हमारा फार्मूला होता है n+1 क्या हो जाएगी, n क्या है इसमें वस्तु का आकार है, f हमारी फोकस दूरी है। इस तरीके से जो फार्मूला होता है वो n+1 आउट ऑफ f होता है। इस तरीके से हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। हमारी उस हीट की कितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी हमसे पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पे तो हमको देखिए पूरी 80,000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 80,000 कैलोरी की आवश्यकता होगी। और दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न है, 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड बल की दिशा में 45 डिग्री कोण से 1 मीटर गति करता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। दोस्तों यहाँ पे बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो से सॉल्व करने पे हमारा 10√2 आंसर आया है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी 10√2 आंसर होगा। दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास जो है 0.25% परिवर्तित हो जाता है, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। यानी परिवर्तन कितना होगा ये तो बताना ही है, उसके साथ साथ दोस्तों आपको प्रतिशत परिवर्तन बताना है कि यानी कितने प्रतिशत की जो है परिवर्तन तार में होगा। दोस्तों यहाँ पे जो तार में परिवर्तन होगा कुल हमारा 4% का होगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 4% आएगा। दोस्तों जैसे अगला जो प्रश्न है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें से पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 2 किलोग्राम की 20 डिग्री के 8 किलोग्राम पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा। दोस्तों यहाँ पे मिश्रण का जो अंतिम ताप है वो हमारा हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। इसका जो आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 है, 2 समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है के बीच में प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो बल का मान है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 4 ऑप्शन ए। दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है किसी छड़ एक कुंडली के साथ 8.0 × 10⁻⁻4 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है। आगे पूछा है 0.2 सेकेंड के पश्चात यह बदलकर 4.0 × 10⁻⁻4 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। दोस्तों यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल का मान आएगा वह है हमारा 0.2 मिली वोल्ट, यानी 0.2 मिली वोल्ट का यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह है कि 150 किलोग्राम का एक स्कूटर 108 किलोमीटर की एक समान चाल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक बल होगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आवश्यक बल है वो हमारा हो जाएगा पूरे 450 न्यूटन। जी हाँ दोस्तों 450 न्यूटन, यानी ऑप्शन ए यानी 24 का हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 25 है वह यह है कि एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है। इसमें से 1 मीटर में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी कितनी होगी हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 10⁻18 होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा सी 10⁻18 हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से अभी जो हमारा जो वीडियो है बहुत लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि लग रहा है अभी कुल फिजिक्स का पार्ट सॉल्व कराने में हमको 15 मिनट लग चुका है। दोस्तों अभी लगता है 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो आपको वीडियो में 1 घंटे तक बना रहना होगा, जिससे क्या होगा कि आप सही आंसर जान सकेंगे। दोस्तों देखिए जो अगला प्रश्न है वह है हमारा भाग सेकेंड रसायन शास्त्र। हम लोग भाग सेकेंड जो है रसायन शास्त्र को का आंसर की हम लोग देखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम अलग अलग पार्ट से करके वीडियो को अपलोड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास एमबी नहीं है जिससे क्या होगा एक ही बार में अपलोड कर सकेंगे। तो हम इस वीडियो को लगता है आधा ही अपलोड करना पड़ेगा। यानी पार्ट ए में पहले हम फिजिक्स का आंसर की अपलोड करेंगे, फिर केमिस्ट्री का करेंगे, फिर उसके बाद जो है फिर मैथ का करेंगे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है वह यह है कि रेडियो एक्टिवता एक गुण है। दोस्तों रेडियो एक्टिवता जो है वह किसका गुण है? दोस्तों यहाँ पे है नाभिक का गुण है, यानी रेडियो एक्टिवता जो है नाभिक का गुण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 27 है वह यह है कि एक यौगिक का तुल्यांकीय भार 9 है तथा इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, उस यौगिक का अणुभार होगा। दोस्तों यहाँ पे यौगिक का जो अणुभार है वह हो जाएगा हमारा 3, तो ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है टिंडर प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों देखिए जो टिंडर प्रभाव होता है हमारा कोलाइडी विलयनों में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी कोलाइडी विलयन हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है जल की स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम एवं पोटेशियम की क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप भी अपने पेपर में जो भी क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको खोज लीजिए, खोजने के बाद जो आंसर बता रहे हैं उस पर आप टिक कर लीजिए। आप अगर आप वीडियो में हम आगे बढ़ जा रहे हैं तो आप उसको रोक लीजिए, पॉज करके भी आंसर को देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है यौगिक का IUPAC नाम है। दोस्तों यहाँ पे जो यौगिक का IUPAC नाम आएगा सॉल्व करने पर वो हमारा आएगा 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 31 है। इसमें बताया है कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा गलत मिलान है वह है धावन सोडा का NaHCO3, क्योंकि यह NaHCO3 का मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। या धावन सोडा का सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए जो 32 नंबर है हमारा वह उसमें पूछा गया है निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है, यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी जो संख्या किसमें भिन्न है। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा P⁻³ AR, यानी आर्गन और पोटेशियम में जो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी भिन्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, उसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित होता है, यानी कार्बन जो है सबसे ज़्यादा किस में उपस्थित होता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस कोल में उपस्थित होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है वह यह है कि एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है। दोस्तों एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की जो संख्या होती है हमारी 6, हमारे दोस्तों यहाँ पे 5, यहाँ पे टिक किया गया है। दोस्तों यह उस स्टूडेंट का पेपर है जिसने इस पेपर को दिया है, वह आधा क्वेश्चन गलत करके आया है, तो उसने जहाँ टिक किया है वहीं PDF में भी बन गया है। लेकिन दोस्तों उसका आपको घबराने की बात नहीं है, जो भी आंसर है हम आपको बता रहे हैं वह सही है, यह टिक से आप मत घबराइएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी 5, यानी एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की जो संख्या होती है हमारी 5 होती है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होगा जिसमें आयरन 69.9% तथा
तथा ऑक्सीजन जो है 30.1% भार है, यानी उसका जो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा होगा दोस्तों F2O3। यानी अगर आपको ये सब निकालने नहीं आता है तो चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा, जिससे क्या होगा कि हम आप जो भी वीडियो डालेंगे आप उसको तैयारी करेंगे तो आप जो है अच्छे से अपने आप अच्छे से अपने लेवल पे आ जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। दोस्तों यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, किसमें है हमसे पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पे IBR में यानी आयोडीन ब्रोमाइड में जो है हमारी ऑक्सीकरण संख्या जो है हमारी +7 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बताना है। 37 हमारा क्वेश्चन है, एप्सम लवण है, यानी उसका यहाँ पे सूत्र कौन सा, यानी इसमें एप्सन कौन सा हमको यह बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है MgSO4 × 7H2O, यही हमारा एप्सम का सूत्र है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 तक जो है आंसर की देख चुके हैं। अब 38 का देखेंगे। 38 नंबर है हमारा, STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन है। यहाँ पे STP पर हमारा 16 ग्राम जो ऑक्सीजन का आयतन है दोस्तों हमारा है 11.2 लीटर, यानी 11.2 LT है, यानी इसका मतलब हो गया कि 11.2 लीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है, यानी आयनिक यौगिक इसमें कौन सा है, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी KCl, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे आयनिक यौगिक है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, 10.0 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO देता है। उपर्युक्त प्रेक्षण सहमत है, यानी यहाँ पे उपर्युक्त प्रेक्षण जो है वह किससे सहमत है। यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्टेन संख्या का मान 0 है। दोस्तों यहाँ पे ऑक्टेन संख्या का मान 0 है, टेट्रा इथाइल लेड में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नियोपेंटेन, यानी नियोपेंटेन जो है वो हमारा चक्रीय यौगिक नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में यक्स का मान है, यानी जो अभिक्रिया है इसमें यक्स का मान क्या आएगा हमको बताना है। तो इसमें जो यक्स का मान आएगा दोस्तों वह आएगा हमारा 2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी यक्स का मान 2 आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछ रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए CuO + H2 + Cu + H2O, यह जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यह हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया का जो है उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है वह उसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है। दोस्तों इससे बहुत बच्चों ने गलत किया है, निम्न में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। दोस्तों वह धातु हमारा है लेड जो है हमारा संक्रमण धातु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं। दोस्तों यहाँ पे इसमें कितने सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व किसमें है, फ्लोरीन में। यहाँ पे फ्लोरीन में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं, यानी 46 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 47 है, वह एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन कहलाता है। दोस्तों यह इस कथन को किसने कहा था। दोस्तों इस कथन को जो है बायल का नियम यानी BT ने किया था, बायल ने कहा था। दोस्तों इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BT भी कहते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें पूछ रहा है निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी से आते हैं, यानी कि इस 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा इसमें सूत्र है जो हमारा एल्केन श्रेणी से आता है, लेकिन दोस्तों एक इसमें नहीं आता है। दोस्तों वो कौन सा है, वो हमारा है C4H6, यहाँ यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एल्केन श्रेणी से नहीं आता है, C4H6। दोस्तों अगला प्रश्न है 49, टेफ्लॉन एक बहुलक है। तो दोस्तों टेफ्लॉन एक बहुलक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, CF2 = CF2 हमारा इसका फार्मूला होता है टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। दोस्तों अगला फार्मूला है, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 50, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है। दोस्तों कैंसर के उपचार में हमारा जो प्रयुक्त समस्थानिक हमारा है कोबाल्ट के पावर 60, यानी इसका परमाणु क्रमांक हमारा 60 होता है। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कोबाल्ट के पावर 60। दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन के आंसर की देख चुके हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के मैथ्स में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर कौन से हैं, यानी उनके आंसर की को देखेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों दोस्तों को के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे क्या होगा कि आपके साथ साथ उनका भी लाभ हो सकेगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत से हमने इस वीडियो को और इस सभी प्रश्नों के आंसर की को सॉल्व करके बनाया है, बहुत ही टाइम लगा है दोस्तों। तो इस टाइम का
का जो है महत्व आप समझिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कुछ इसमें आपको डाउट है तो आप जो कमेंट में उसे मेंशन जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए हम चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स की आंसर की को बताते हैं आपको। देखिए जो हमारे में जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, अगर आप में कोई पहला क्वेश्चन ये नहीं है साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री का मान है, आप में ये प्रश्न नहीं है तो आपका अगर पेपर कोड अलग है तो आप अपने पेपर कोड में इसको खोज लीजिएगा। खोजने के बाद हम यहाँ पे जो आंसर बता रहे हैं उस पर टिक कर लीजिएगा, नहीं तो आप जो वीडियो को रोक के भी इस प्रश्न को खोज लीजिए और खोजने के बाद जो हम बताएंगे उस पर आप टिक कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से आप भी अपने पेपर में टिक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री का मान है। दोस्तों इसका जो मान है वो हमारा आ जाएगा 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका मान जो है 0 मिलेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 है लॉग ए बेस बी है, लॉग बी बेस सी, लॉग सी बेस ए का मान होगा। दोस्तों इसका जो मान होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 है, उसमें पूछ रहा है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स बराबर है। दोस्तों इसका हम लोग पहले सॉल्व कर देंगे, परिमेयीकरण करके सॉल्व करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको यहाँ पे सॉल्व करना नहीं बता रहे हैं, आपको केवल आंसर बता रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का आयतन होगा। दोस्तों यहाँ पे जो घन का आयतन वो आएगा हमारा 512 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आंसर 512 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर है 55, यदि बिंदु -5,1 और है अगला 5,5 और 10,m सरेखी हो तो यम का मान है। यहाँ पे हमको यम का मान निकालना है। दोस्तों यम का मान जो यहाँ पे 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है वह है ऑप्शन नंबर 56, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है तो संख्या होगी, यानी तो संख्या होगी। दोस्तों हमको यहाँ पे यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है, संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पे जो इसका संख्या होगा वो हमारा संख्या 60 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 देखिए यहाँ पे वह है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3 के प्रथम 9 गुणजों का जो औसत होगा वो आएगा हमारा 12.5, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 58 कि 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 के गुणनखंड हैं। दोस्तों इसके जो गुणनखंड है वह है 1/3 x प्लस 3 अदर ब्रैकेट x माइनस 9। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा जो सही आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। दोस्तों प्रश्न नंबर 59 है, दो सरल रेखाएं y माइनस √3x = 5 और √3y माइनस x = 7 के बीच का कोण है। दोस्तों यहाँ पे जो दोनों के बीच का कोण आएगा वह ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, यदि गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका वक्र पृष्ठ होगा। दोस्तों इसका जो वक्र पृष्ठ हमारा आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, निम्न आंकड़ों की माध्यिका है। दोस्तों निम्न आंकड़ों की जो माध्यिका है वो हमारी है 27.5, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 27.5। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है तो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की जमीन से ऊंचाई है। दोस्तों पतंग की जमीन से ऊंचाई जो है यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद 75√3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा, यानी 75√3 इसका आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 यानी 63 नंबर प्रश्न है, जिसमें बताया गया है किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करती है और वापस उसी बिंदु पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर आती है, तो किरण की औसत चाल यानी संपूर्ण यात्रा के दौरान क्या होगी, यानी उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। दोस्तों उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो यहाँ पे होगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 है, दो रेखाओं ax प्लस by प्लस c1 = 0 और ax प्लस by प्लस c2 = 0 के बीच की दूरी है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी c1 और यहाँ पे
दोस्तों इसमें इसमें जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों यह है C1, यहाँ पे ये माइनस नहीं लगा है, इसका मतलब होता है C1 जो है C2 के लगभग बराबर है, लगभग का साइन है। C1 लगभग C2 अपान अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 65, निम्न आंकड़ों का बहुलक है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुलक आपका इसमें हो जाएगा 49। दोस्तों यहाँ पे 49 हमारा बहुलक आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि नीचे दी गई साड़ी में किसी कक्षा में 15 लड़कों का वजन निम्न प्रकार से है। दोस्तों तो 15 लड़कों जो वजन है वह यहाँ पे बताया गया है साड़ी के माध्यम से, और दोस्तों लड़कों के वजन की माध्यिका होगी। दोस्तों आपको यहाँ पे उसकी उनकी वजन का जो माध्यिका है उसे बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा होगा 34.5 किलोग्राम, यानी 34.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है 5:12 और आयतन जो है 2512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। दोस्तों यहाँ पे जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो हमारी होगी 26 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी 26 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 68 है, यदि वृत्त के व्यास के निर्देशांक जो है -2, 10 और 12, -4 हों तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे वो हमारे होंगे 5, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 5, 3 इसका आंसर सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि √2 sin 60 - x = 1 तो x का मान होगा। दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करने पे x का जो मान आएगा होगा ऑप्शन नंबर सी 15 डिग्री इसका आंसर आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70, दिए गए चित्र में DE समांतर है BC, यदि DE/BC = 1/4 हो तो AD/AB का मान होगा। तो हमसे यहाँ पे AD/AB का मान पूछा है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी AD/AB का जो मान है हमारा 1/2 आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71 है, रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उसको करें तो वे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वह 1 दिन और आधा दिन, यानी कि 1.5 दिनों में दोनों लोग मिलकर काम को पूरा कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर, यदि log 2 = x और log 3 = y और log 5 = z हो तो log 270 का मान है। दोस्तों यहाँ पर log 270 का जो मान आएगा वह होगा हमारा x + 3y + z, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। दोस्तों इस तरीके से अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 73 है, यदि P/Q = 3/4 और Q/R = 8/9 हो तो P/R बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे P/R का जो मान है वो आएगा यहाँ पे 2/3, यानी 2/3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि √21 + √16 + √8 का मान होगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 74 का जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका आंसर 3 आएगा। दोस्तों इस तरीके से प्रश्न नंबर 75 है, यदि चीनी का मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम है और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दी जाती है तो मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। दोस्तों यहाँ पे जो है मूल्य में कमी होगी, तो यहाँ पे कितने प्रतिशत की कमी होगी, ऑप्शन नंबर सी 4% की कमी होगी। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76 है, साइन 1875 डिग्री का मान होगा। दोस्तों यहाँ पे साइन 1875 डिग्री का जो मान होगा वह होगा √3 + 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से प्रश्न नंबर हमारा 77 है, cot 45 डिग्री + थीटा × cot 45 डिग्री - थीटा का मान है। दोस्तों इसका जो आंसर है हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आंसर 1 आएगा, जो मान है हमारा वह 1 आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न नंबर हमारा 78 है, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका है। दोस्तों यहाँ पे आंकड़ों की जो माध्यिका है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी ME = मीडियम = L2 + L2 - L1 अपान F = N2 - C, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79 है, दो व्यंजकों का मसा जो है वह P+3 तथा लसा जो है PQ - 9P² - P + 105 है। यदि एक व्यंजक जो है P² - 4P - 21 हो तो दूसरा व्यंजक होगा। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा व्यंजक है उसका यहाँ पे जो मान है वो हमारा यहाँ पे दिया है P² - 2P - 15, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 80 है, दिए गए चित्र में AB जो है समांतर
बराबर है सी डी के, तो समलंब का क्षेत्रफल है। दोस्तों यहाँ जो समलंब का क्षेत्रफल है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका फार्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट ए इंटू बी इंटू एच, इसका फार्मूला होता है, तो वहीं इसका क्षेत्रफल भी होता है। क्षेत्रफल का ही फार्मूला उसका क्षेत्रफल है। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू 34 हो तो x माइनस 1/x का मान होगा। दोस्तों यहाँ पे x माइनस 1/x का जो मान है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 6 यहाँ पे आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 6 सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 82 है, दिए गए चित्र में टी पी टी वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि एंगल पी ओ ए इक्वल टू 140 डिग्री हो तो एंगल ए पी टी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एंगल ए पी टी जो है इसका मान यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। जी हाँ दोस्तों 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप यहाँ पे टिक किए हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 83, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे क्या होगा मेरे को मोटिवेशन बना रहेगा और आगे आपके लिए भी वीडियो अच्छे लाते रहेंगे। दोस्तों 83 प्रश्न है, दो बिंदुओं ए साइन थीटा कामा ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा कामा माइनस ए साइन थीटा के बीच की दूरी होगी। और दोस्तों यहाँ जो बीच की दूरी है वो हमारे आएगी √2a, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। दोस्तों इस तरीके से अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84 है, द्विघात समीकरण x + 1/x इक्वल टू 10/3 का हल होगा। दोस्तों यहाँ पे द्विघात समीकरण का हल कितना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा है वह ए, यानी जो यहाँ पे हल आए हैं पहला बी आया है, सी डी आया है, सी आया है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 85 है, यह दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 130 डिग्री हो तो x डिग्री का मान है। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर नंबर 85 है उसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 है, 9/20 माइनस इन ब्रैकेट 1/5 प्लस इन ब्रैकेट 1/4 प्लस इन ब्रैकेट -1/3 प्लस 1/2 और सभी ब्रैकेट क्लोज हैं का मान है। दोस्तों यहाँ पे जो उसका मान आएगा यानी सबको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, यदि बिंदु x, 0, 0, y और 1, 1 सरेखी हो तो इसका यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो वैल्यू आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए x + y इक्वल टू xy, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 88 है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे जो साइन 15 डिग्री का वैल्यू होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों ने सही किया होगा आशा करते हैं। दोस्तों अगला √3 माइनस 1/2√2 यहाँ पे आंसर सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 89 नंबर है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात जो है 1:4 तथा उनके व्यास का अनुपात 4:5 हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। दोस्तों इनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात आएगा सॉल्व करने पर वो हमारा आएगा 25:16, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 है, x⁻b/x⁻c और है आगे b+c - a और ब्रैकेट में है x⁻c/x⁻a c + a - b इंटू ब्रैकेट में है x⁻3/x⁻b a+b और उसके पावर में है a+b - 6c का मान है। दोस्तों इसका जो मान है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी x⁻a+b+c, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है 1 + x/y -2/1 - x/y का मान है। दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर है उसका जो मान है वह मान आया है यहाँ पे 0, सॉल्व करने पे इसका ऑप्शन नंबर डी सही आया, यानी ऑप्शन नंबर जी 0 ही यहाँ पे सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है। दोस्तों आर त्रिज्या वाले अर्धगोले जो आयतन होता है वह होता है 2/3 πr3, यानी आपको अगर फार्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को सही कर देंगे, यानी 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों इसका जो परिमाप है वो हमारा आएगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 94। दोस्तों प्रश्न नंबर 94 हमारा आगे यहाँ पे है, दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों में अनुपात होगा। दोस्तों उनके आयतनों में जो अनुपात होगा वो होगा 20:27, यानी 20:27 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह है, यदि x का 45 डिग्री प्लस 90 का 30 डिग्री बराबर है 210 के 30 डिग्री की तो x का मान होगा। दोस्तों यहाँ पे जो सॉल्व करने पे x का मान आएगा वो हो जाएगा हमारा 80, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 यानी 96 प्रश्न है। दोस्तों इसमें है, यदि
ए के पावर 1/x इक्वल टू बी के पावर 1/y इक्वल टू सी के पावर 1/z और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो तो एक्स प्लस जेड का मान है। दोस्तों यहाँ पे एक्स प्लस जेड का जो मान है ऑप्शन नंबर ए होगा 2y, यानी 2y यहाँ पे सही में रियल आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। समीकरण 2 के पावर 3 log x इक्वल टू 1/64 का हल है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी 1/3 आएगा, यानी इसको सॉल्व करने पर हमारा 1/3 आंसर आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 98। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 मीटर स्क्वायर हो तो इसका परिमाप होगा। दोस्तों इसका जो परिमाप होगा वो 30 मीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोस्तों इस जीवा की जो लंबाई है वो सॉल्व करने पर हमारा 8 सेंटीमीटर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 8 सेंटीमीटर जो है सही होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने कुल 99 प्रश्नों का सॉल्यूशन देख चुके हैं, यानी आंसर की जो है देख चुके हैं। दोस्तों हम लोग अब देखेंगे प्रश्न नंबर 100 का जो आंसर है वह क्या आया है, यानी प्रश्न नंबर 100 का जो ऑप्शन है कौन सा सही है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 100 है यदि 1 प्लस एक्स बाई 169 इक्वल टू 14/13 हो तो एक्स का मान होगा। दोस्तों जो एक्स का मान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 27 हमारा यहाँ पे सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको पूरे 100 प्रश्नों के 25 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन मैथ के आपको हमने आपको आंसर बताया। दोस्तों हो सकता है हम आपको कभी अगले दिन या एक अगली वीडियो में आपको इस पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी बता दें। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तभी आप जो है मेरे चैनल के साथ ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे, जिससे क्या होगा कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। आप लोग नए सेमेस्टर में जब जाएंगे तो आप लोग तैयारी भी करवाने के लिए हम यहाँ पे तैयार रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, नए सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों हमने आपको जो भी आंसर बताया हो सकता है 100 में से 1-2 क्वेश्चन गलत आंसर आए हों, लेकिन दोस्तों चांस है कि 99.9% जो है सभी क्वेश्चन के आंसर जो है सही है। दोस्तों धन्यवाद।